नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि आज घोषित की जाएगी। परंपरा अनुसार बसंत पंचमी के पर्व पर राज दरबार नरेंद्र नगर स्थित राजा की मौजूदगी में कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है। इस मौके पर डिमरी पंचायत और राज दरबार के ज्योतिषीय पंचांग गणना के आधार पर तिथि की घोषणा करेंगे। इस दौरान मंदिर समिति के सीईओ और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। देहरादून का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मनीष लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, आज काफी अहम दिन है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट कब से खुलेंगे, तिथि का ऐलान होना है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए मोनिका, आज पूरा देश पंचमी के जो है उसको धूमधाम से मना रहा है और बड़ी आस्था के साथ पंचमी का पर्व जो हिंदू धर्म में है मनाया जाता है। और वहीं अगर खास बात की बात आज करें तो जो भगवान बद्री विशाल हैं उनके कपाट खुलने की तिथि का ऐलान होगा और नरेंद्र नगर में जो राज दरबार है पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ वहां पर तिथि का ऐलान होगा। और खास बात यह है कि जो कपाट खुलने के दिन जो तेल का जो उपयोग किया जाता है, जो भगवान बद्री के कपाट खुलने पर जो दीपक जलाने के लिए तेल जो निर्मित होता है, उसका भी आज नरेंद्र नगर में जो तिलों का तेल होगा उसके जरिए तिल पीसे जाएंगे और तिल का तेल निकाला जाएगा, जिससे कि कपाट खुलने के दिन जो दीपक जलाया जाता है, कपाट खुलने के दिन जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो उस तिल के तेल से दीपक जलाया जाता है। और नरेंद्र नगर में आज जो राज दरबार है उसमें ये तिलों का तेल पीसा जाता है और काफी तादाद में जो लोग होते हैं तिलों का तेल पीसने, जो महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं। और काफी खास आज का दिन रहने वाला है और करीब 12 से 1 बजे के बीच में भगवान बद्री के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो जाएगा। और इस तरीके से जो 4 धाम के कपाट खुलने की जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का आज ऐलान हो जाएगा। जी मोनिका। मनीष, बड़ी बेसब्री के साथ लोग भी इंतजार करते हैं कि कब आखिर बद्रीनाथ के कपाट खुले और वो दर्शन के लिए वहां पहुंचे। ऐसे में जो ज्योतिषीय गणना है उसके आधार पर कपाट खोले जाएंगे। किस तरह के यहां संयोग बनते नजर आएंगे, क्या आशंका जताई जा रही है, किस तरह की संभावनाएं हैं, तिथियां क्या हो सकती हैं? देखिए, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं और तमाम जो लोग मंदिर समिति के होते हैं उनकी मौजूदगी में होता है पूरे विधि विधान और जो संयोग कपाट खुलने का होता है उसको लेकर जो ज्योतिष के आधार पर तिथि खुलने का ऐलान किया जाता है। और सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिरकार कौन सी वो तिथि होगी और कौन सा वो शुभ मुहूर्त होगा जिसमें भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान होगा। और सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार जो ज्योतिषीय गणना है, क्या कुछ वो ज्योतिषीय गणना होगी जिसके आधार पर तिथि खुलने का ऐलान होगा और कौन सी वो तिथि होगी जिस पर भगवान बद्रीनाथ लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि बसंत पंचमी के दिन ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान किया जाता है। 12 से 1 बजे का वक्त होगा जब इसकी जानकारी दी जाएगी। आज बसंत पंचमी है। आज के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाती है। देहरादून में भी बसंत पंचमी के त्यौहार को लेकर कई इलाकों में मेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं मंदिरों में भी मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा? देखिए मोनिका, जो बसंत पंचमी का पर्व है हिंदू धर्म में खासा महत्व रखता है क्योंकि 3 बड़ी वजहों से यह मनाया जाता है। जो विद्या की देवी सरस्वती हैं उनके जन्मदिन को लेकर भी इसे मनाया जाता है और जो कामदेव के पुत्र जो वसंत हैं उनके जन्मदिन को भी इसको लेकर मनाया जाता है। और खास वजह जो है वो ये भी है कि ऋतुओं का जो राजा बसंत को माना जाता है, ऋतुओं के जो राजा वसंत को माना जाता है, उनके लेकर जो माघ महीने की पंचमी होती है
उसका आगमन वसंत ऋतु का होता है और प्रकृति के लिए काफी महत्व इसका रखता है, क्योंकि जो तमाम जो प्रकृति का जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं उसकी आज से शुरुआत हो जाती है और प्रकृति में अत्यंत जो छटा निराली यहाँ पर आज से देखने को मिलती है। जो तमाम जो फसलों को लेकर होता है, जो सरसों के जो पौधों पे आज से पुष्प आने शुरू हो जाते हैं और तमाम जो आम की बौरें होती है उनमें आम की बौरें आना शुरू हो जाता है। तो प्रकृति के लिए एक निराली छटा आज से देखने को यहाँ पर मिलती है और मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ वो बसंत पंचमी को लेकर देखते हैं, उनसे जानते हैं। पंडित जी, क्या कुछ आप देखते हैं? वसंत का आगमन आज से हो गया है, क्या कुछ आप इसको लेकर देखते हैं? ये धर्मशास्त्र के अनुसार सबसे पहले तो यह उत्तराखंड जो है हमारा देवी देवताओं का स्थान है और इसमें विशेष महत्व इस ऋतुराज का है। जो बसंत पंचमी है इसको ऋतुराज भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ 6 ऋतुओं में से सबसे उत्तम ऋतु बसंत ऋतु। यहीं से हमारे जो भी आगे के पूजा धार्मिक कार्य हैं वह शुरू हो जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाते हैं। आज माँ सरस्वती का जन्म भी है और सरस्वती माँ जो है विद्या की दायिनी है। विशेष करके सब लोग आज माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। प्राकृतिक छटा के बारे में आपने पहले ही कह दिया है। आज से प्राकृतिक छटा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदली हो जाती है, खुशहाली आ जाती है, हरा भरा हो जाता है। हर पेड़ पौधे जो हैं उन पे कोंपली आने शुरू हो जाते हैं और फल देने की स्थिति में वो हो जाते हैं। तो हर एक प्रकार से बसंत पंचमी के दिन से छटा का प्रादुर्भाव हो जाता है। एक स्नान और दान का भी आज बड़ा महत्व होता है। क्या कुछ आज के दिन आप देखते हैं कि दान और स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है? ये तो सबसे पहले की बात तो यह है कि भगवान सूर्य मकर राशि में विचरण कर रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि सूर्य के पुत्र हैं। इस तरह से माघ महीने का महत्व तो बहुत ही उत्तम है। जिस तरह से सावन के महीने को माना जाता है उसी तरह से माघ के महीने को भी माना जाता है। आज का गंगा स्नान और दान देना यह क्या है, बहुत ही पुण्य का कार्य है और लोग इस पुण्य को करते हैं। तो मोनिका, सीधे तौर से कह सकते हैं कि बड़ा महत्व आज के दिन का है और स्नान और दान करने से भी बड़ा पुण्य अर्जित होता है। और कुल मिला के जो ऋतु परिवर्तन का जो महत्व है, जो बसंत ऋतु होती है जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, उसका आज से आगमन है और तमाम जो प्राकृतिक छटा निराली आज से दिखना शुरू हो जाएगा और तमाम जो पेड़ पौधे हैं उन पर कोंपले आना शुरू हो जाएगा और जो फूल हैं वो आज से देखने को मिल जाएंगे। जी मोनिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। तो मनीष हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से बसंत पंचमी के दिन, आज के दिन को श्रद्धालु जो हैं वो मना रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं। विद्या के देवी सरस्वती को खुश करने की पूरी कोशिश की जाती है, उन्हें फूल अर्पित किया जाता है। पीला रंग माँ को बेहद पसंद है और यही वजह है कि पीले रंग का वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। आज जो पुस्तक होती है उसकी भी विशेष तौर पर पूजा की जाती है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीमांत खटीमा के कुटरा गांव में 2 युवकों की आपसी रंजिश कहासुनी के बाद गोलीबाजी में तब्दील हो गई, जिसमें रेता व्यवसायी नरीचंद के हाथों में गोली लगी। घायल का CHC खटीमा में इलाज चल रहा है। घायल ने पुरानी रंजिश के चलते अपने ऊपर हमला करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना से जुड़ी कोई तहरीर नहीं दी गई है। आरोपी पकड़ने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कौन थे? उसका वाले को पहचान नहीं पाया, पीछे क्या पुरानी रंजिश थी आपकी? पहले मार्केट घुसती ना। कौन लोग थे जो मारने वाले थे? कौन थे? किसी व्यक्ति ने गोली मार दी। इस सोचा पर हम अभी मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे हैं तो यहाँ पर घायल नरीचंद है, इसके बाएं हाथ पे गोली लगी है। पूछने में बताया कि इसने कि इनकी आपसी कोई पुरानी रंजिश थी, फिर हम तत्काल मौके पर पहुंच गए। मुकदमा पंजीकृत कर लिया? नहीं, अभी सूचना मिली, अभी कोई किसी ने एफआईआर दी नहीं, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सोना जा रहा है इसकी गोली लगी, हिस्ट्री सीटर है? ये मेरी जानकारी तो नहीं है अभी।
देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए जाने को लेकर IMA ने एक सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा ने राज्य की खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मसले को लेकर गंभीर बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ये स्वीकारने में कोई बुराई नहीं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए काम करेगी और आने वाले समय में हालत सुधरेंगे। राज्य की भौतिक स्थिति देखते हुए, हिली एरिया देखते हुए और जिस एक दिक्कत को मैं समझता हूं कि आज देश में चिकित्सकों की भारी कमी है। लगभग 480 मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, और उनसे जितने चिकित्सक हम बना रहे हैं, लगभग 65,000 चिकित्सक हर साल तैयार होते हैं। आज देश में लगभग 4 लाख डॉक्टरों की कमी है। आज सरकार को ये बिल और ये कमीशन की भी उपयोगिता इसीलिए जाननी पड़ी कि आज भी हमारे जो हिली एरिया के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके अंदर चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी है। जन औषधि केंद्र जेनरिक मेडिसिन के खोले गए हैं। स्टेंट्स की कीमतों में और इम्प्लांट्स की कीमतों में भारी कमी लाई गई है, यानी लगभग 1/4 रेट्स रह गए हैं। डायलिसिस की सुविधा जो आम गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं मिल पाती थी, डायलिसिस के केंद्र खोले गए हैं पूरे देश भर के अंदर। उत्तराखंड में इसकी जरूरत, क्योंकि भौगोलिक स्थिति होने के कारण इसकी जरूरत और ज्यादा है, और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की सरकार और भारत की सरकार मिलकर इस चिकित्सा पेशे से जुड़ी हुई दिक्कतों को भी पूरा करें। उत्तराखंड की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है, पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी एक्टिव हो गई है। हालांकि सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर लोगों की आंखों में धूल झोंककर टेंडर जारी करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए डबल इंजन की सरकार को काम करने की नसीहत दी है। पिछली सरकार ने थोड़ा उसमें जल्दबाजी कर दी थी। वो था हमारा लखवाड़ बांध को लेकर, उन्होंने टेंडर भी निकाल दिए केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जबकि जो कैबिनेट कमेटी होती है भारत सरकार की, उसमें वो पहुंचा ही नहीं था। और इसलिए उसमें 6 राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है। 6 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हम लोग बैठेंगे और हम एक ही बैठक में उसका निर्णय ले लेंगे। योजना को यूजेवीएन को आवंटित किया गया था। यूजेवीएन ने क्या क्या उसमें किया है, ये देखने की बात है। और देखिए, परियोजनाओं के लिए कंसेप्ट ही देना बहुत बड़ी बात होती है। कंसेप्चुअल लेवल पर शुरू हुई, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ करके अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार है। ये सब आरोप लगाना बंद कर लें। अब तो 8 महीने की सरकार हो, 10 महीने की सरकार हो गई। आरोपबाजी बंद करके अब उनको काम और नतीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पॉल्यूशन को कम करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने रोड मैप तैयार कर दिया है। क्या है ये रोड मैप, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदूषण पर नियंत्रण, बढ़ते प्रदूषण को कम करेगी त्रिवेंद्र सरकार। पहाड़ की सड़कों पर दौड़ेंगी सीएनजी गाड़ियां। उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार एक कार्य योजना पर काम कर रही है, जिसमें व्हीकल्स के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। कार्य योजना के तहत सरकार प्रदेश की सड़कों पर सीएनजी गाड़ियां चलाएगी, जिससे बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। समिति का भी इसका तो बहुत जल्दी शिलान्यास भी हो जाएगा। एक तो हरिद्वार देहरादून सीएनजी पर्यावरण की दृष्टि से हमारा ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि यहाँ का पर्यावरण ठीक रहे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसको, और साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये लाइन हम देहरादून तक इसको पहुँचा भी देंगे। तो सीएनजी से देहरादून हमारा जुड़ जाएगा, हरिद्वार टू देहरादून। योजना के तहत सबसे पहले परिवहन निगम की बसों से इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही जो लोग अपनी गाड़ियों को डीजल या पेट्रोल की जगह बदल कर सीएनजी कर देंगे, उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। जब अगर हमारा सीएनजी अगर आउटलेट मिल गया है, फिर हमारे जितने भी बसेस है, पहले तो रोडवेज की जो बसेस है उसको भी हम सीएनजी में कन्वर्ट करने का प्लान बना रहे हैं। अभी एमडी ने अपना प्लान बना दिया है। और इसके साथ साथ जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए भी जो है उसमें टैक्स में छूट देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया। सीएनजी गाड़ियां चलाने के पीछे प्रदेश सरकार के 2 मकसद हैं। पहला ये कि पॉल्यूशन तो कंट्रोल में होगा ही, दूसरा उत्तराखंड परिवहन निगम में जो घाटा हुआ है सीएनजी की बसें चलने के बाद उसकी भी भरपाई हो जाएगी। कम से कम 50% का फायदा होगा। जो आज हम कम से कम 16 करोड़ के लगभग हम
अपना डीजल में जो खर्चा कर रहे हैं पर मंथ, वो लगभग हमारा 8 से 10 करोड़ रुपए आ जाएगा। त्रिवेंद्र सरकार ने जो स्टेप उठाया है उससे न सिर्फ पॉल्यूशन कम होगा बल्कि पहाड़ के लोगों को शुद्ध हवा भी मिलेगी। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने राज्य में सीएनजी से वाहन चलाने की कार्य योजना बनाई है। खास बात यह है कि परिवहन निगम को इसे फायदे के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार कब तक सरकार इस कार्य योजना को धरातल पर उतारती है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ मनीष जंगवाल, एटीवी न्यूज, देहरादून। रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं।